नमस्कार और स्वागत है आपका फाइन लर्निंग के ऊपर। यहाँ हम बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करने वाले हैं। अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने के दौरान जो हमारा फोकस होगा कि किस साल में किस प्रकार के क्वेश्चंस बीपीएससी में अधिकांश पूछे गए, इससे हम अपने पढ़ाई को किस ओर लेकर के जाना है, किस दिशा में लेकर के खुद को जाना है, ये हमारे लिए एक क्लैरिटी का काम करेगा और उसके मदद से हम आसानी से अपना आज का जो प्रिपरेशन है यानी जो अभी का प्रिपरेशन है उसको अपना एक दिशा दे पाएंगे, उसको एक डायरेक्शन दे पाएंगे। तो आइए हम 2015 से स्टार्ट करते हैं। हम हर रोज अराउंड 30 to 35 क्वेश्चन यानी 30 से 35 क्वेश्चन हर रोज करेंगे और धीरे धीरे एक आध महीने में हम 2015 से लेकर 2020 तक के आए हुए प्रश्न पत्रों को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में देखेंगे। जो प्रश्न पत्र मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा उसकी जो भाषा होगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। तो इसी प्रकार हम इन सभी प्रश्न पत्रों को देखेंगे। तो आप हमारे साथ आइए, जुड़िए और हम इसको शुरू करते हैं। तो इस 2021 के यानी 67th बीपीएससी के तैयारी में जो पहला प्रश्न हम यहाँ देख रहे हैं वो है हमारा 2015 का पहला प्रश्न और प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डिड यूनियन हेल्थ मिनिस्टर लॉन्च द मेंटल हेल्थ पॉलिसी। यानी अगर इसी प्रश्न को अगर हिंदी में देखना हो तो हिंदी में यह प्रश्न हो जाता है, निम्नलिखित में से किस तारीख को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने मानसिक स्वास्थ्य नीति शुरू की। आपके सामने ऑप्शंस हैं 20 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 5 अक्टूबर और 11 जुलाई। एक बार फिर से ऑप्शंस इंग्लिश में भी देख लेते हैं। 20th अक्टूबर, 10th अक्टूबर, 5th अक्टूबर, 11th जुलाई 2014। बाकी सभी भी 2014 की डेट्स हैं। इसका जवाब आपको पता होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है क्योंकि ये उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। बस आपको ये पता होना चाहिए कि मेनी टाइम्स जो सरकार पॉलिसीज वगैरह बनाती है उससे क्वेश्चन आता रहता है। तो आइए इन्हीं पॉलिसी के ऊपर हम एक अपना क्लैरिटी के लिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो आज के समय में भी आप सभी पॉलिसीज वगैरह चाहे सेंट्रल हो चाहे बिहार का अपना पॉलिसी हो, उन पॉलिसीज को जरूर पढ़ें, उससे एग्जाम में क्वेश्चन पॉसिबल है, एज कि आप ये खुद देख रहे हैं। और अब तो 5वां ऑप्शन भी आता है, उस समय ये 4 ऑप्शन वाला ही सिस्टम उपलब्ध था। तो इसका आंसर होगा 10 अक्टूबर 2014। अगले क्वेश्चन में हम जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है आज के समय के हिसाब से। आज के समय के हिसाब से 2020 और 2019, 2020-19-21 इन सब सालों के क्वेश्चंस ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आप आमतौर पे 2020 और अभी 2021 में जो भी करंट अफेयर्स हैं इनको अच्छे से पढ़ें, किसी वेबसाइट का इस्तेमाल करें, किसी न किसी अदर सोर्स या जो भी ऑनलाइन मटेरियल है उनका इस्तेमाल करें से। अगले प्रश्न पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, और वो है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च संसद आदर्श ग्राम योजना। इस प्रश्न को हिंदी में अगर आप देखना चाहें तो ये प्रश्न हिंदी में हो जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की। आपके सामने ये सारे ऑप्शंस हैं। तो 11 अक्टूबर 2014, 10 नवंबर 2014, 26 अगस्त 2014 और 15 अगस्त 2014। इसका भी जवाब आपको, क्योंकि ये 2015 का क्वेश्चन है और जो ये करंट अफेयर्स है ये 2014 का है, तो अभी आपको पता हो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। पर अभी मैं जैसा कह रहा हूँ कि रिसेंट वाले आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इसका जवाब होगा 11 अक्टूबर 2014। आइए हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्नलिखित में से किस तारीख को हैदराबाद में 11वीं महानगर कांग्रेस का आयोजन किया गया था। यानी जो कांग्रेस पार्टी है उससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स वाज द 11th मेट्रोपोलिस कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड इन हैदराबाद। डेट है आपके सामने, सितंबर 2013, जनवरी 2014, अक्टूबर 2014, नवंबर 2014। देखिए ये पॉलिटिकल क्वेश्चन हो गया, एक तरह से राजनीति से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हो सकता है कि जो 2013 या 14 का साल रहा हो उस समय कांग्रेस पार्टी का कोई इम्पॉर्टेंट अधिवेशन हुआ हो, जो कि यहाँ मेंशन है, जो यहाँ मेट्रोपोलिस कांग्रेस और जो मेट्रोपोलिस कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड जो हुआ था उसके ऊपर ये क्वेश्चन है।
तो इसका जवाब अभी तो शायद आपको नहीं पता होगा, पर अगर हाल फिलहाल में इस तरह का कोई बड़ा मीटिंग होता है, चाहे बीजेपी के द्वारा हो चाहे अन्य किसी पार्टी के द्वारा, तो आपको वो पता होना चाहिए। इससे हमें ये क्लैरिटी मिलता है कि ऑर्गेनाइजेशनल क्वेश्चन या फिर पॉलिटिकल क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जा सकते हैं। इसका जवाब होगा अक्टूबर 2014 में। अक्टूबर 2014 में 11th मेट्रोपोलिस कांग्रेस ऑर्गेनाइज हुआ था। कहाँ हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। हम अपने अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, और ये है इन विच एरिया वॉज द इंडो यूएस मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका कि नाम है युद्ध अभ्यास 2014 हेल्ड, यानी युद्ध अभ्यास 2014 भारत के या दुनिया के किस क्षेत्र में हुआ था? जो हिंदी में भी आपके सामने ये प्रश्न है, भारत अमेरिका सैन्य अभ्यास जिसका नाम है युद्ध अभ्यास 2014 किस क्षेत्र में आयोजित किया गया था? ऑप्शन पहला है सोलन हिमाचल प्रदेश, दूसरा है गैरसन उत्तराखंड, तीसरा है रानीखेत उत्तराखंड, चौथा है पुंछ जम्मू एंड कश्मीर। आपको ये जवाब तो पता होना चाहिए, अक्सर ये होते रहता है। तो ये जवाब अगर आपको पता है तो ये अच्छी बात है, ये काफ़ी बेहतर इंडिकेशन है। अभी भी जो भी हम बाइलेटरल या ट्राइलेटरल यानी द्विपक्षीय या अन्य किसी भी कंट्री के साथ जो हम युद्ध अभ्यास वगैरह करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि वो युद्ध अभ्यास हम किस कंट्री के साथ कर रहे हैं या किस जगह पे कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें आपको पता होनी चाहिए। ये इस तरह के क्वेश्चंस तो एग्जाम्स में अक्सर आ ही जाते हैं, देखने को मिल ही जाता है। तो युद्ध अभ्यास 2014, इसका जवाब जो है वो आपके सामने है रानीखेत उत्तराखंड। ठीक है, तो रानीखेत उत्तराखंड। तो अभी जो मौजूदा स्थिति में अगर कोई इस तरह का हम युद्ध अभ्यास किए हैं तो उन सबों पे आपका फोकस होना चाहिए, उन सबों को आपको फोकस में रखना चाहिए। आइए हम अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 है which of the following groups of political parties could not win a single seat in the 16th लोकसभा इलेक्शन, यानी जो 16वां लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसमें से किस पार्टी ने एक भी सीट जीता नहीं था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। हिंदी में एक बार इस प्रश्न को आपके सामने रखता हूं कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल 16वीं लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत सका? ऑप्शन है आपके सामने एमएनएस, एचएसपी, एसपी, आरजेडी, दूसरा ऑप्शन है एसपी, बीएसपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और आरएलडी, तीसरा है जेडीयू, बीएसपी, एनसीपी और आरजेडी, चौथा है डीएमके, आरएलडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीएसपी। अभी के समय में आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप यहाँ जो देखेंगे पैटर्न जो यहाँ आपको देखने को मिलता है, ठीक है, पैटर्न जो यहाँ है वो क्या है? पैटर्न आपको बताता है यहाँ पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं भाई साहब, पॉलिटिकल क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो आपको इन पॉलिटिकल क्वेश्चंस के पैटर्न को फोकस में रखना है और उसके हिसाब से भी आप तैयारी करना है कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अगर कोई इस तरह का पॉलिटिकल इवेंट है, कोई इलेक्शन हुआ है किसी राज्य में, खासतौर पे बिहार में अगर अभी कोई इलेक्शन हुआ है, आने वाला है, तो उन सबों को आप ध्यान में रखेंगे। फिलहाल तो ऐसा कोई इलेक्शन नहीं हुआ है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन से, इस तरह का क्वेश्चन न आने का उम्मीद हो सकता है आपके अंदर हो सकता है। और बहुत से क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा ही हो, आपके याददाश्त में है तो भी आप उसको आंसर उसका लिख सकते हैं, आप उसके आंसर को टिक कर सकते हैं। और बहुत बार हो सकता है एक आध आंसर नहीं आता है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो अंदाजे पे लगाइए आंसर में टिक और उसमें उम्मीद करिए ठीक करने का, क्योंकि सब कुछ पढ़ना तो संभव नहीं है, कुछ ना कुछ छूटेगा ही। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा डीएमके, आरएलडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीएसपी। उसके बाद हम अपने अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 7 अक्टूबर 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लोक प्रशासन, शिक्षाविदों और प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए वर्ष 2014 के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया? इस प्रश्न को इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इंग्लिश में है प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी 7 अक्टूबर 2014 का समय, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एकेडमिक्स एंड मैनेजमेंट फॉर द ईयर 2014 वाज गिवन टू, किसको दिया गया? तो ये आपके सामने सवाल है।
अभी आपको बताना है कि इन सभी लोगों में से किसने दिया। वी संपत थे, एस पिल्लई थे, अरविंद मरियम थे या अजीत डोभाल साहब थे, जो कि अभी आपके एक बड़े इंपॉर्टेंट पद पे भी हैं। आप नीचे बताइए कि वो किस पोस्ट पे है। इसका जो उचित जवाब होगा, इसका जो ठीक जवाब होगा वो होगा एएस पिल्लई। यानी एएस पिल्लई साहब को वर्ष 2014 के लिए लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड जो है वो दिया गया था। इससे आपको ये समझ में आता है कि किसी भी तरह का जो राष्ट्रीय अवार्ड वगैरह है उससे प्रश्न आते हैं। तो राष्ट्रीय अवार्ड हो या इंटरनेशनल अवार्ड हो, चाहे आपका ऑस्कर हो, चाहे आपका नोबेल हो, इन सबों से प्रश्न वगैरह आते रहते हैं। तो आपको इन सभी प्रश्नों को भी तैयार करना होगा। इन सबों प्रश्न, अगर ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट है तो उसके प्रश्न भी आपको देखने होंगे, उसके भी जो पॉइंट्स है आपको करंट अफेयर से निकाल के पढ़ना होगा। क्वेश्चन पॉसिबल है, आपको पॉसिबल क्वेश्चंस के लिए पढ़ने हैं, तो ये हिंट आपको देता है पुराने ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो हमारे सामने 2015 के प्रश्न पत्र का जो 7वां प्रश्न है वो आपके सामने है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ 7th सेंट्रल पे कमीशन constituted by Government of India in February 2014। ये प्रश्न आपको ये एक्सप्लेन करता है कि अगर कोई भी इम्पोर्टेंट चाहे वो पोजीशन हो, चाहे वो पोस्ट हो, अगर वहाँ कोई अपॉइंटमेंट होता है तो उससे भी क्वेश्चन संभव है। ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं। इस प्रश्न को एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। हिंदी में ये प्रश्न हो जाएगा, फरवरी 2014 में सरकार द्वारा गठित 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। अलग अलग ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका जवाब मैं आपको बता देता हूं। जवाब होगा न्यायाधीश अशोक कुमार माथुर। तो 2014 में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के जो अध्यक्ष के तौर पे जिनको बैठाया गया था, जिनको सिलेक्ट किया गया था, वो थे न्यायाधीश अशोक कुमार माथुर साहब। आइए अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। 8वां प्रश्न हमारा है और हमारा 8वां प्रश्न है, न्यायाधीश जेएस वर्मा समिति की रिपोर्ट, न्यायाधीश जेएस वर्मा समिति की रिपोर्ट 2013 में किससे संबंधित है। ठीक है, इंग्लिश में इस प्रश्न को देख लीजिए। जस्टिस जेएस वर्मा कमिटी रिपोर्ट 2013 डील्स विथ व्हाट। दीज आर द ऑप्शंस। ये ऑप्शंस आपके सामने, अगर आपको जवाब पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएं। फिलहाल मैं आपको इसका भी आंसर बता देता हूं। इसका आंसर होगा चेंज इन लॉ पर्टेनिंग टू ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, यानी उन सभी कानूनों में बदलाव करना है, महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित कानूनों में बदलाव की ऊपर जो इनका रिपोर्ट था वो आया था जेएस वर्मा समिति की रिपोर्ट, जेएस वर्मा जो कमीशन था उसका रिपोर्ट। आज भी ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, आज भी आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। तो रिपोर्ट्स वगैरह जो है, जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं वो मायने रखते हैं। आज के समय वाला तो आप पढ़िए ही, पीछे भी आप खोद के निकालिए, ढूंढ के निकालिए कि जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो कहाँ से आए हैं, और ऐसे रिपोर्ट्स हैं कौन कौन से जो कंट्री के लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिनका होना, जिनके बारे में पढ़ना किसी न किसी एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहा ही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देखिए, अभी मौजूदा आप इंटरनेट से उसको ढूंढ के निकालिए, अलग अलग एग्जाम्स के थ्रू निकालिए। हम भी आगे उसके ऊपर एक पूरा लेकर आएंगे, कमिटीज एंड रिपोर्ट्स वगैरह। फिलहाल मेरा जो अभी का फोकस है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो आप इसको भी फॉलो करते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें फॉलो करते रहिए। हम आपके लिए आगे के भी कंटेंट्स लेकर के आएंगे। फिलहाल ये सवाल हो जाता है यहाँ। इस सवाल के बाद हम अपने अगले सवाल पे चलेंगे, जो कि होगा प्रश्न 9। प्रश्न 9, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। अंग्रेजी में ये प्रश्न, जिसमें बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं होगा, हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम बिहार टू द लोकसभा। ये बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा को लेकर क्वेश्चन आता ही रहता है। तो इसका जवाब आपको पता होना चाहिए। इसका जवाब एक बार फिर से 40। ये आम इलेक्शन है, आप बिहार में हैं, बिहार का एग्जाम दे रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आप बिल्कुल एक्सपेक्ट करिए और ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो सही जवाब होगा 40। याद रख लीजिए, रट्टा मार लीजिए, ये सारे क्वेश्चंस रिपीट होने के पूरे चांसेस हैं। आइए हम अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द यूनिक फेस्टिवल ऑफ बिहार। बिहार का अनोखा पर्व कौन सा है। तो बिहार का अनोखा पर्व है, आप सब जानते हैं, छठ पूजा हो जाएगा।
छठ पूजा बिहार का एक अनोखा पर्व है जो बिहार और ख़ास तौर पे जो ईस्टर्न यूपी वगैरह साइड है उधर मनाया जाता है। अब तो हम बिहारी विदेशों में भी जाके इसको सेलिब्रेट करने लगे। तो ये छठ वट पे तो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो ये आपको खुद पता होना चाहिए। इसमें आपको पढ़ना क्या है, या आप यहाँ के लोकल हैं, आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो इससे अगर जुड़ा हुआ कोई सवाल आता है तो मैं आशा करता हूँ आप उसका आंसर कर पाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 2014 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मैंने बताया है कि नोबेल वगैरह से अक्सर क्वेश्चंस वगैरह आते रहते हैं, नोबेल अवार्ड्स वगैरह से क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो ये आपको पता ही होना चाहिए। तो उस साल का जो भी नोबेल अवार्ड वगैरह का है वो आपको उसका जवाब पता होना चाहिए। जवाब है पैट्रिक मोडियानो। पैट्रिक मोडियानो साहब को 2014 के लिए नोबेल मिला था। आपको 2020 वाला पता होना चाहिए, 2019 भी एक बार हल्का फुल्का देख लीजिएगा। क्वेश्चन संभव है, आप रिस्क मत लीजिए। 2019 2020 के अवार्ड्स वगैरह थोड़े देख के जाइएगा, ठीक है? हम भी लेकर के आएंगे उस पर सेशन, इसीलिए इसको सब्सक्राइब जरूर करिए और फॉलो करते रहिए, देखते रहिए। आइए आगे देखते हैं। आगे हम अपने अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 12, जो कि है विच अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज, इन सभी यूरोपियन कंट्रीज में से ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज, जो कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करते हैं स्टेट ऑफ पैलेस्टीन को, यानी फिलिस्तीन को कौन कौन जो है वो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता है। बहुत से कंट्रीज आज भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, इंडिया करता है। पर यूरोप की अगर बात करें तो वहां जो कंट्रीज इसको रिकॉग्नाइज करते हैं वो आपको बताना है। जवाब इसका होगा स्वीडन। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। इंटरनेशनल क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन है। अभी भी इससे क्वेश्चन पॉसिबल है, अभी भी इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इस साल अगर आपको ध्यान हो तो हमास के कारण फिर से पैलेस्टीन काफी समाचार में सुर्खियों में रहा था। तो इस साल इससे प्रश्न संभव है किसी न किसी तरीके का। मैंने संभव कहा तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि बीपीएससी दे ही देगा, हो सकता है ना आए, पर आपको तैयार रहना है, क्योंकि इंटरनेशनली ये न्यूज़ काफ़ी फेमस हुआ है, काफ़ी बड़ा न्यूज़ रहा है ये। आइए हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज डिसाइडेड इन जनवरी 2014 टू टेक मिलिट्री सर्विसेज कंपल्सरी फॉर इट्स ऑल अडल्ट मेंबर्स। इस प्रश्न को हिंदी में देखिए कि किस देश ने जनवरी 2014 में अपने सभी वयस्क पुरुषों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य करने का फैसला किया है। आपके सामने ऑप्शंस है उत्तर कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल या तुर्की। जो भी है आप जवाब नीचे बताइए, नीचे लिख के बताइए, या फिर मतलब इसके बारे में आप अगर और जानकारी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। तो हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप जवाब हमें ज़रूर बताइए। आइए इसका जवाब देख लेते हैं। इसका जवाब होगा संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में 2014 में अपने सभी लोगों के लिए जो सैन्य सेवा है वो अनिवार्य किया है, यानी एक न एक बार आपको कुछ समय के लिए फौज में जाना है, ताकि जब जरूरत पड़े तो कंट्री के पास उसका जो आर्मी है वो तैयार हो। आइए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 14, क्वेश्चन 14, और क्वेश्चन आपके सामने है विश्व वित्तीय विकास रिपोर्ट 2014 का विषय क्या था। तो ये क्वेश्चन तो भाई साहब आता है, किसी न किसी रिपोर्ट का जो थीम क्या है, उसका एम क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं वो आप जरूर पढ़िए। रिपोर्ट निकालता कौन है, इस पे भी आता है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ये रिपोर्ट निकालता है। तो इसका जवाब होगा फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी 2014 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्ट था उसको जो निकाला गया था, उसका जो एम था वो था फाइनेंशियल इंक्लूजन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, और अगला प्रश्न हमारा 15वां प्रश्न है। Who among the following has have figured in Time magazine list of 25 most influential teens of 2014? इस प्रश्न को हिंदी में देख लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन 2014 के 25 सबसे प्रभावशाली किशोरों में की टाइम पत्रिका की सूची में शामिल किया गया है या शामिल है। मलिया या साशा ओबामा, केंडल या काइली जेनर, मलाला यूसुफजई या उपर्युक्त सभी या सभी लोग। अगर आपको जवाब पता है तो नीचे लिख के बताएं। हमारा जो कमेंट बॉक्स है आपके जवाब का वेट कर रहा है, वहां अपने जवाब को जरूर डालें। आइए इसका जवाब देखते हैं। इसका जवाब है कि उपर्युक्त सभी, यानी
2014 के 25 प्रभावशाली किशोरों में ये सभी लोग शामिल थे। इस समय में भी जो भी टाइम पत्रिका या फिर अन्य किसी भी ऐसे मैगजीन्स में अगर कोई इंपॉर्टेंट नाम वगैरह आता है तो वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा 16वां प्रश्न, और 2015 में 7वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? अभी इस समय ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस समय का ब्रिक्स सम्मेलन आप पढ़िए, अदर कोई ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग हुआ है उसको पढ़िए। तो इसलिए ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसका जवाब होगा उफा या रूस। 2014 वाला उफा रूस का था। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में भी देख लीजिए। 7th ब्रिक्स समिट 2015 उफा रशिया में हुआ था। आइए हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। तो प्रश्न 17 आपके सामने है। प्रश्न 17 है, विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन को अगर आप इंग्लिश में देखें तो हो जाता है, द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? 10th दिसंबर, 24th अक्टूबर, 19th नवंबर या फिर 3rd दिसंबर। तो जो भी आपको जवाब पता है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर नहीं भी पता है तो कोई ऐसी बात नहीं है, पर आप इस क्वेश्चन से ये समझ सकते हैं कि अगर कोई ऐसा डेट है या ऐसा कोई डे है तो उसके ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं। भाई साहब, आपको क्वेश्चंस वगैरह उस तरह के पढ़ने हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डेज वगैरह है। ऐसा तो साल का पूरा दिन ही कोई ना कोई इंपॉर्टेंट डे होता है, पर जो मेजर डेज हैं जैसे योगा डे वगैरह हो गया या कोई ऐसा इंटरनेशनल डे है जो बहुत ज़्यादा इस बार समाचार में रहा, सुर्खियों में रहा, तो इस तरह के जो भी डेज हैं वो आपको पता होने चाहिए, वो आपको याद होना चाहिए। तो आइए इसका जवाब देखते हैं। इसका जवाब होगा 3rd दिसंबर। तो 3rd दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन ऑफ डिसेबिलिटीज। तो ये आपको पता होना चाहिए। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो आप बस यहाँ इतना ध्यान रखिएगा कि जो भी इंपॉर्टेंट जो भी तारीखों वाला जो दिन है वो आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18, यानी हमारा 18वां क्वेश्चन एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में है। क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज एसोसिएटेड विद। एमनेस्टी इंटरनेशनल किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह आपके सामने प्रश्न दिए जाएंगे और आपको बताना होगा कि किस तरह से, जैसे यहाँ एमनेस्टी इंटरनेशनल का संगठन किसके साथ जुड़ा है, उनका एम क्या है, वो क्या कार्य करते हैं, क्या किन के लिए कार्य करते हैं। तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो यहाँ आपके सामने ऑप्शंस है। जवाब पता है प्लीज़ बताइए, नहीं पता है कोई बात नहीं, जवाब पर आपको इसका पता होना चाहिए। ये सब क्वेश्चंस आपके सामने हैं तो ये सब आपको पता होने चाहिए। मानव अधिकारों का जो संरक्षण है उसके लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल कार्य करता है। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 19वें प्रश्न की ओर। तो 19वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। अक्टूबर 2014 में भारत को सदस्य के रूप में 3 साल के लिए फिर से किस में नियुक्त किया गया है? यानी अगर भारत का कहीं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंटमेंट वगैरह होता है तो भाई साहब वो क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो सब आपको करंट अफेयर से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, वो सब पे क्वेश्चन एकदम पॉसिबल हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे 2014 में था, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोसॉक में भारत का 2014 में 3 इयर्स के लिए मेंबर बनाया गया था। तो इसलिए उस साल ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है और उस साल ये क्वेश्चन आया था। इसीलिए इस साल के हिसाब से आप रट्टा मार लो दोस्त, इस साल के हिसाब से आपको पता होना चाहिए। चलिए हम अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, जो कि हमारा 20वां प्रश्न है, और वो है, अंगोला, मलेशिया, न्यूजीलैंड, स्पेन, वेनेजुएला were elected as non-permanent member on 16th October 2014 to serve in। यानी ये सारे अलग अलग कंट्रीज हैं, ये जिसमें जो हिंदी में भी प्रश्न आपके सामने है। किसने 16 अक्टूबर 2014 को अंगोला, मलेशिया, न्यूजीलैंड, स्पेन, वेनेजुएला और गैर स्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया था? किस ऑर्गेनाइजेशन में? तो जवाब आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद, यानी जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहां पे इनको सिलेक्ट किया गया था। तो सिक्योरिटी काउंसिल में जब ये सिलेक्ट हुए, ठीक है, सिक्योरिटी का काउंसिल में इनके सिलेक्ट होने के कारण ये बन जाता है कि इंपॉर्टेंट न्यूज़, यानी हर साल अगर कोई किस ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्ट हुआ है
उसके हिसाब से भी जो समाचार है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है भाई साहब। तो सारे ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वाला आपको पढ़ना पड़ेगा, इतना तो मेहनत आपको करंट अफेयर्स के लिए करना ही पड़ेगा। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, और हमारा अगला प्रश्न कौन सा होगा? हमारा अगला प्रश्न 21वां प्रश्न होगा, और सवाल है Which one of the following countries won the highest number of gold medals at Winter Olympic Games held in Sochi February 2014? इस बार भी ओलंपिक्स हुआ है, और ओलंपिक्स से क्वेश्चन तो पॉसिबल है, विंटर वाला भी हो गया और समर वाला भी हो गया है। तो भाई साहब, और इंडिया ने अच्छा खासा मेडल भी लाया है, तो क्वेश्चन तो बहुत पॉसिबल है। और हो सकता है ये बच्चे सोच के बैठे हो कि क्वेश्चन पॉसिबल है तो एक भी क्वेश्चन ही ना दे, पर आपको पढ़ना है, आपको अपने तरफ से तैयारी करनी है, तो आप भैया तैयारी कर लेना, ठीक है। आइए हम इसका जवाब देख लेते हैं। इसका जवाब होगा रशिया। इस बार तो समर ओलंपिक्स में टॉप पे रहा था आई थिंक यूएसए, और जो चाइना है वो था विंटर ओलंपिक्स का टॉपर। तो इस तरह से आप सारे पॉइंट्स वगैरह देख लीजिएगा, इंडिया ने किसने कौन सा मेडल लाया समर और विंटर दोनों में। इस बार विंटर ओलंपिक्स में इंडिया ने ज़्यादा धमाल कर रखा था, तो इसलिए क्वेश्चन वगैरह तो भाई साहब पॉसिबल है, तो आपको तैयारी करना है। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 22वां प्रश्न, और वो प्रश्न है, माफ़ करिएगा 21वां प्रश्न मैंने आपको हिंदी में नहीं दिखाया, हिंदी में दिखा देते हैं कि फरवरी 2014 में सोची में आयोजित शीतकालीन ओलंपिक खेलों में निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? कनाडा, रूस, नॉर्वे, अमेरिका। जवाब था रूस, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, जवाब था रूस, है ना, आपने देखा था ना इसका? जी हाँ। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, और हमारा आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित क्रिकेट खिलाड़ियों में से किसने जनवरी 2014 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक लगाया था? क्योंकि उस समय फास्टेस्ट शतक का बात था, फास्टेस्ट जो भी क्या कहते हैं सेंचुरी था उसका बात था, तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका जवाब आपके सामने है, जवाब है कौन थे भाई साहब? कोरी एंडरसन। कोरी एंडरसन साहब ने 2014 में काफ़ी फास्ट मार दिया होगा शतक, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आप अगर इससे रिसेंट किसी स्पोर्ट्स इवेंट का कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, जैसे इंग्लिश प्रीमियर लीग से भी कई बार क्वेश्चन पूछ देता है, इस बार हुआ है, तो ये सारे क्वेश्चंस वगैरह थोड़ा देख लीजिएगा कि उसका विनर कौन है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे इंग्लिश प्रीमियर लीग में जो गोल है वो किसने मारा था, तो ये सारे क्वेश्चंस वगैरह पता होना चाहिए। अगर और कोई इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट है तो वो सभी आप एक बार देख लीजिएगा, उसके विनर वगैरह। टेनिस से बहुत क्वेश्चन पूछता है कई बार, छोड़िए आगे बढ़ते हैं। अब आपको मतलब आइडिया हो गया कि स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस वगैरह आते रहते हैं, तो स्पोर्ट्स में भी आपको इंटरनेशनली इंडिया का तो पता होना चाहिए, इंटरनेशनल भी पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है 23rd क्वेश्चन, और वो है, हु वॉज द विनर ऑफ द फॉलोइंग चैंपियन लीग T20 2014? जो चैंपियन लीग T20 हुआ था उसके विजेता कौन थे? तो विजेता थे चेन्नई सुपर किंग इंडिया 2014। इस बार हो रहा है, शायद सवाल आ जाए शायद सवाल ना आए, आपको पता होना चाहिए, पिछले बार का जरूर पता कर लेना, यानी 2020 में जो विजेता का कौन था वो आपको पता होना चाहिए। इस बार का भी देख लेना, जब कोई जीत जाए तो कुछ ही दिन में रिजल्ट भी आ जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट वाज इंडियाज पोजीशन इन 17th एशियन गेम्स इन 2014? भारत का क्या रैंक रहा 2014 के एशियन गेम्स में? इन सबों पे तो भाई साहब एकदम क्वेश्चन पॉसिबल है कि भारत का एशिया गेम्स या किसी भी गेम में क्या स्थिति रहा था। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ज़रूर पढ़ें। इस तरह का जो भी इंडिया का अगर रैंक वाइज है, जैसे ओलंपिक्स में रैंक वगैरह का पूछेगा, तो रैंक का तो आपको पता होना ही चाहिए, पोजीशन हो जाता है रैंक, ठीक है। तो ये सब आपको क्वेश्चंस पता होने चाहिए, ये सब एकदम आप तैयारी करके जाइए। इसका सही जवाब हो जाएगा 2017 वाला 8th रैंक पे इंडिया रहा था। हिंदी प्रश्न नहीं दिखा रहा था क्या मैं? हिंदी प्रश्न इसका हो जाएगा 2014 में 17वें एशियाई खेलों में भारत का स्थान क्या था? जवाब आपके सामने था, जवाब था आपके सामने 8वां। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 25वां। Who among the following was the gold medal winner of 17th Asian Games men's freestyle 65 kg wrestling? यानी गोल्ड मेडल जो 17वां एशिया गेम था उसके गोल्ड मेडल विजेता कौन थे? हिंदी में इस प्रश्न को देख लीजिए, गोल्ड मेडल विजेता, तो गोल्ड मेडल विजेता कौन थे भाई साहब? तो नाम आपके सामने है, अलग अलग नाम हैं आपके सामने, आपको इन नामों में से अगर कोई नाम ठीक लगता है
तो आप जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। फिलहाल मैं आपको जवाब बता रहा हूँ और उस समय के जवाब के हिसाब से योगेश्वर दत्त थे विजेता किस चीज़ के 65 किलोग्राम में 17वें एशियाई खेलों में पुरुषों में विजेता थे। गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। तो हमारा 26वां प्रश्न है, विच कंट्री अचीव द फिफ्थ पोजीशन इन द 20th कॉमनवेल्थ गेम्स। भारत से जुड़ा हुआ इस तरह का स्पोर्ट्स से क्वेश्चन होगा तो जरूर आएगा। यानी 20वां जो कॉमनवेल्थ गेम्स है उसमें 5वां पोजीशन किसका आया था, तो वो 5वां पोजीशन भारत का था। तो इस तरह का क्वेश्चन तो आप बिल्कुल तैयारी करके आपको जाना है। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। 27वां प्रश्न, 2014 का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता महिला एकल यानी महिलाओं वाला किसने जीता था। इस क्वेश्चन को अगर इंग्लिश में देखें तो हु वन द फर्स्ट ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस कॉम्पिटिशन 2014 वुमेन सिंगल, कौन था भाई। तो जवाब अगर अभी इस तरह का कोई भी कंपटीशन हुआ हो, चाहे वो क्रिकेट से लेके हो, फुटबॉल से लेके हो, तो उसका जवाब आपको पता होना चाहिए। टेनिस पे तो बहुत बार क्वेश्चन आता है, अगर कोई ऐसा बड़ा इवेंट हुआ है तो टेनिस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ ही जाता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा 28वां प्रश्न और वो है द विनर ऑफ सैफ टूर्नामेंट 2013। जो सैफ जो खेल हुए थे यानी सैफ टूर्नामेंट 2013 जो हुआ था उसका विजेता कौन था। एक बार फिर से, इस तरह का कंपटीशन जिसमें इंडिया अगर पार्टिसिपेट भी करता है तो भी वो क्वेश्चन बनता है। और वो क्वेश्चन यहाँ भले ही अफगानिस्तान विजेता रहा, पर क्योंकि इंडिया पार्टिसिपेंट था तो आपको इसलिए ये क्वेश्चन पॉसिबल है। तो इंडिया किस किस तरह के स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है उन सबों पे भी आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, और उसमें इंडिया का रैंक क्या रहा और उस खेल का विजेता कौन रहा, ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न है, खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है भारत में। ऑब्वियसली भारत में ही लेके पूछेगा तो ज़्यादा डिटेल नहीं है, पर यहाँ आपको पता होना चाहिए कि खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है भाई साहब। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शंस में से अगर आपको जवाब आज के समय में भी पता होना चाहिए, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार। तो खेलों में उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ये क्वेश्चन आज भी रेलिवेंट है, आज भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें कोई बदलाव की बात नहीं है। तो ये भी देखना है कि किस तरह से कुछ एकदम रेगुलर क्वेश्चंस होते हैं, जो क्वेश्चन पक्के तौर पे होते हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि ये नाम ही वही है और सालों से उसी को फॉलो किया जाता है। तो वो सब क्वेश्चन तो आपको पढ़ने ही है, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए या किसी भी चीज़ से जुड़े हुए। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस का आपको ख्याल रखना है। आइए हम अपने अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। प्रश्न 30, प्रिंस ऑफ वेव्स कप यानी प्रिंस ऑफ वेव्स कप जो है वो किस खेल से संबंधित है। सॉरी, प्रिंस ऑफ वेल्स था, वो हिंदी में अजीब लिखा था। तो प्रिंस ऑफ वेल्स कप जो है वो किस गेम से एसोसिएटेड है। तो आपको ये सब जो इम्पोर्टेंट जो भी अवार्ड्स वगैरह हैं खेलों में, जो इम्पोर्टेंट खेलों के नाम हैं, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। और ये जो है खेल जुड़ा है गोल्फ से। तो जैसे क्रिकेट में अवार्ड्स का क्या नाम है, जैसे हो जाता है क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी, गवास्कर ट्रॉफी, तो इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसी तरह फुटबॉल में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट है गेम्स के, उसके नाम आपको पता होने चाहिए। हॉकी में इंपॉर्टेंट गेम इवेंट्स के नाम क्या हैं वो सभी पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसा बताता है। आज हम क्वेश्चन 30 पे ही अपने आप को यहाँ विराम देते हैं। अगली बार हम क्वेश्चन 31 से आगे की ओर स्टार्ट करेंगे। आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ तक पूछे गए हैं और उसके हिसाब से आपको अपनी तैयारी करें। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमें बताएं कि आपको आगे और किस प्रकार का कंटेंट चाहिए। अगर कोई इंपॉर्टेंट इस तरह का इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको चाहिए तो उसके बारे में हमें ज़रूर नीचे लिख के बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले क्वेश्चन राउंड में, यानी प्रीवियस ईयर जो 2015 कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 31 से हम आगे की ओर करेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए।